हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर स्टार्ट किया था। उसका हमने स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन देखा, वर्किंग देखा एंड वहां पे हमने टॉर्क का डेरिवेशन किया है ना। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का डेरिवेशन क्या होता है, टॉर्क रिलेशन हमने देखा। तो हमने पाया वहां पे कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 I2 cos फाई। ये सब में आपका वहां पे आप डेरिवेशन देखा, dm बाई डी थीटा ये सब मिला है ना। टॉर्क का इक्वेशन मिल गया। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे डायनेमोमीटर को आप एज अ वाट मीटर की तरह यूज करोगे, डायनेमोमीटर को कैसे एज अ ए मीटर की तरह यूज करोगे और ओल्ट मीटर की तरह यूज करोगे। तो इसका स्केल कहाँ पे लीनियर टाइप का आएगा, इसके लिए कैलिब्रेट करोगे है ना, कहाँ पे नॉन लीनियर आएगा, ये सब चीज के बारे में अभी मैं डिस्कशन करूंगा। एंड अपार्ट ऑफ दिस, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे आज जो बेसिक न्यूमेरिकल्स आता है टॉर्क से रिलेटेड, वो सारे न्यूमेरिकल्स को भी कराऊंगा। देन नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंप्लीटली वाट मीटर को लेकर के डील करूंगा। तो फिर वहां वाट मीटर के बारे में मैं बात करूंगा कि वाट मीटर में कनेक्शन पीसी के कनेक्शन से या फिर मूविंग कॉइल के कनेक्शन से क्या क्या एरर वहां पे क्रिएट होता है, कौन सा कनेक्शन किस टाइप के वाट मीटर के लिए प्रीफर किया जाता है, ये भी मैं बताऊंगा है ना। और वहां पे पोटेंशियल कॉइल के कारण कौन सा एरर क्रिएट होता है वो भी मैं वहां पे बताऊंगा। उस एरर को कम कैसे करेंगे, किसके कारण वो एरर होता है, ये सब के बारे में मैं बात करूंगा। फिर उसके अलावा वाट मीटर में लूंगा, फिर 1 वाट मीटर मेथड, 2 वाट मीटर मेथड, 3 वाट मीटर मेथड क्या है इसके बारे में पूरा बात करूंगा। मैं ब्लॉन्डल थ्योरम के बारे में बात करूंगा, ठीक है। फिर वाट मीटर का मैं जब बहुत सारे वहां पे आपको डेरिवेशन करा दूंगा, फेजर डायग्राम करा दूंगा, डेरिवेशन करा दूंगा, पावर फैक्टर वगैरह सब निकलवा दूंगा। फिर वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे व्हेन 2 वाट मीटर रीडिंग्स आर सेम तो पावर फैक्टर क्या होगा, व्हेन 2 वाट मीटर रीडिंग्स आर सेम बट इक्वल एंड अपोजिट तो पावर फैक्टर क्या होगा, तो व्हेन 1 वाट मीटर रीडिंग इज 0 तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगा। तो ये सारे डिफरेंट चीजों पे ना पूरा बात करेंगे आने वाले लेक्चर में। तो ठीक है, आप कंटिन्यू उस लेक्चर को देखने के लिए इसको भी देखना जरूरी है, क्योंकि बेसिक जो है ना यहां से आपका क्लियर होगा। ठीक, तो बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही हम लोग अच्छे यहाँ पे डिस्कशन करते रहेंगे और टॉपिक को धीरे धीरे कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग वाट मीटर के कनेक्शंस के बेसिस मतलब हम लोग यहाँ पे डायनेमोमीटर का एप्लीकेशन वाइज बात करेंगे कि हम लोग कैसे उसको यूज करेंगे एज अ वोल्ट मीटर, वाट मीटर और एज अ ए मीटर की तरह हम लोग कैसे यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे आपको बताऊं, वाट मीटर यूज्ड एज इन वाट मीटर, या फिर ऐसे लिख लो डायनेमोमीटर हमारा टॉपिक, डायनेमोमीटर, डायनेमोमीटर। ठीक है, ये हो गया डायनेमोमीटर, डायनेमोमीटर। फर्स्ट टॉपिक है यूज्ड एज इन वाट मीटर। डायनेमोमीटर को हम लोग यूज करेंगे यूज्ड एज इन वाट मीटर। कैसे इसको वाट मीटर की तरह यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे देखने वाले। ठीक है, तो देखो डायनेमोमीटर, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कंस्ट्रक्शनल डिटेल वगैरह हर चीज के बारे में डिस्कस किया था, तो आपको पता चला होगा कि डायनेमोमीटर में आपके पास क्या क्या होता है। तो डायनेमोमीटर में 2 कॉइल होता है, एक को बोलते हैं फिक्स्ड कॉइल और एक को बोलता है मूविंग कॉइल। फिक्स्ड कॉइल जो होता है वो आपका सीरीज में कनेक्टेड होता है और मूविंग कॉइल जो होता है वो आपका पैरेलल में कनेक्टेड होता है, दैट इज शंट कनेक्टेड होता है और वो सीरीज कनेक्टेड होता है। ठीक है, और मूविंग इसमें कौन सा होता है, जो पोटेंशियल कॉइल होता है उसी को हम लोग मूविंग कॉइल बोलते हैं। ठीक है, और जो करंट कॉइल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉइल बोलते हैं। तो इसका एज अ वाट मीटर की तरह यूज करोगे तो जो कनेक्शन डायग्राम है वो कैसे रहेगा उसको ध्यान से देखिए। कनेक्शन डायग्राम यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सबको स्टडी करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, सबसे पहले यहाँ पे मैं बोलूं वाट मीटर की तरह यूज करना है, तो अभी मैं कॉइल को एक ही साथ शो कर रहा हूँ। फिक्स्ड कॉइल को ये हो गया राइट, ये वाला कनेक्शन मैं यूज कर रहा हूं। और यहां पे मैं ले लेता हूं क्या, यहां पे ले लेता हूं मैं पीसी को, और इसके साथ में मैं एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूं, सीरीज रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू है आरएस। सीरीज रेजिस्टेंस मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसको मुझे पैरेलल में कनेक्ट करना है इस वोल्टेज के क्रॉस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करूंगा। ठीक है, इसके रेजिस्टेंस को हाई रखूंगा, अदरवाइज इसमें ये लोड हो गया मेरा। ठीक है, तो ये मेरे वाट मीटर हो गया। समझ में आ रहा है बात। यहां पे प्लस माइनस हमने दे दिया इसको वोल्टेज भी, यहां पे टोटल करंट मेरे पास आई है
ठीक है। अब करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक यहां पे डिवाइड हो रहा है, एक यहां पे डिवाइड हो रहा है। लेट सपोज मैं इसको बोलता हूं I2 और इसको बोलूंगा क्या I1। ठीक है, ये मेरा कौन सा कॉइल है, ये मेरा फिक्स्ड कॉइल है और इसी को हम लोग बोलते हैं सीसी। सीसी मींस करंट कॉइल, और ये मेरा फिक्स्ड कॉइल था, ये मेरा मूविंग कॉइल है और इसको हम लोग बोलते हैं पीसी, दैट मींस पोटेंशियल कॉइल। और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास लोड है, ये क्या है बेटा, मेरे पास लोड है, राइट। और यहां पे कंसीडर ये कर रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, शंट में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, सो दैट रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण I2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो होगा, नॉट इक्वल टू जीरो बट इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, राइट। एंड I1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ऐसे लिख लेते हैं हम लोग क्या, I के इक्वल होगा। एंड I2 जो होगा वो आपका अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा यहां का वोल्टेज डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टेंस, यहां का वोल्टेज कितना है V है और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस मेरे पास कितना है RS, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया भाई। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो आप खुद बताइए ना, इसमें करंट जो फ्लो होगा वो बहुत कम होगा, और ये करंट जब कम होगा तो दिस करंट विल बी इक्वल टू दिस करंट, राइट। इतना क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। सॉरी अब हम लोग यहां पे बात करेंगे इसका टॉर्क इक्वेशन अपने को क्या मिला था बताइए। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू मुझे मिला था I1 I2 cos phi एंड dm बाई डी थीटा, ये मुझे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिला था। क्लियर हो गया इतनी बात। वेयर I1 इज इक्वल टू I एंड I2 इज इक्वल टू V बाई RS, तो पुट कर देता हूं मैं इसमें। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD इज इक्वल टू I1 को रिप्लेस करता हूं मैं I से, और I2 को रिप्लेस करता हूं V बाई RS से, ये V बाई RS हो गया, और ये मेरे पास हो जाएगा cos phi, और ये हो जाएगा dm बाई डी थीटा, dm बाई डी थीटा हो गया। इतनी बात क्लियर। अब मुझे बताओ VI cos phi को क्या लिख सकता हूं मैं, VI cos phi को मैं लिख सकता हूं पावर। VI cos phi मेरा क्या होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ पावर व्हेन वोल्टेज इज RMS, करंट इज RMS, तो पावर क्या रहेगा, एवरेज वैल्यू ऑफ पावर P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS cos phi लिख सकता हूं। तो ये हो गया डिवाइडेड बाई RS इंटू dm d theta, and we know that controlling torque is equal to theta k into theta, where k is the spring constant, k into theta, where theta is deflection in degree, ठीक है, डिग्री में। तो अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन controlling torque should be equal to deflecting torque. So k theta is equal to क्या हो जाएगा बोलो यहां पे, P अपॉन RS इंटू dm d थीटा, ये होगा dm d थीटा। सो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर, क्योंकि बाकी चीजें क्या है, यहां पे कांस्टेंट है, तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, पावर आ गया। इसका मतलब ये जो वाट मीटर है ये क्या को मेजर करेगा, पावर, एवरेज पावर। यहां पे जो डिफ्लेक्शन होगा इस वाट मीटर में, पॉइंटर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एवरेज पावर का। इसका मतलब ये जो डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर है वो पावर के एवरेज वैल्यू को मेजर करेगा, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर आ रहा है, ठीक है। तो ये एवरेज वैल्यू को क्या करेगा, ये मेजरमेंट करेगा। मतलब पावर के लिए इसका स्केल कैसा रहेगा, पावर के लिए इसका स्केल थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर, तो पावर के लिए हम लोग स्केल को कैलिब्रेट करेंगे लीनियर फॉर्म में, राइट। ये हो गया, ठीक। और वही थीटा इक्वल टू आई स्क्वायर आएगा, थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर आएगा, तो स्केल कैसा हो जाएगा, नॉन लीनियर फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर टर्म्स वहां पे शो कर रहा है, बट इन टर्म्स ऑफ पावर वो कैसा रहेगा, वहां पे इस लीनियर फॉर्म में आप स्केल को कैलिब्रेट करोगे एवरेज वैल्यू ऑफ पावर के टर्म में। समझ में आ गया। वेयर पावर P इज इक्वल टू एवरेज पावर, वेयर पावर P इज इक्वल टू एवरेज पावर, और इसकी वैल्यू होता है VI cos phi
इसकी वैल्यू यहाँ पे होता है वी आई कॉस फाई। तो ऐसे मैं वाट मीटर के लिए यहाँ पे आपका ये पावर, ये जो डेरिवेशन है, ये वाट मीटर की तरह मैं ऐसा कनेक्शन करके सीसी और पीसी का कुछ इस तरीके का कनेक्शन करके मैं इसको वाट मीटर के लिए यूज कर सकता हूं। बट अभी भी वाट मीटर का कनेक्शन ना दो तरीके से किया जा सकता है। दिस इज द कनेक्शन नंबर 1, ये मेरा फर्स्ट कनेक्शन हो गया, ये मेरा फर्स्ट कनेक्शन हो गया। एंड कनेक्शन नंबर 2 आप यहां पे कर सकते हो, कनेक्शन नंबर 2 आप ऐसे भी कनेक्शन कर सकते हो। इसमें आपका क्या होगा, देखो यहां पे अब मैं पीसी का जो ना कनेक्शन को चेंज कर देता हूं, आप ऐसे भी कनेक्शन कर सकते हो। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको यह बताऊंगा कि कनेक्शन को चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है, कनेक्शन के कारण क्या क्या एरर आता है, ये सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। कनेक्शन आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये भी एक तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है। पहले आपका पीसी जो है या इस टर्मिनल से कनेक्टेड है, अरे भैया पीसी को यहां भी तो कनेक्ट किया जा सकता है, ऐसे भी आप कर सकते हो, है ना। तो डिपेंड करेगा कि कौन से सिचुएशन में आप कौन से कनेक्शन को आप करते हो, ठीक है, कौन से कनेक्शन कहां पे वैलिड होगा। इसके बारे में ना मैं पूरा डिटेलिंग में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज का लेक्चर मेरा मेन टारगेट ये है कि ये सबको बताना, उसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल, बेसिक न्यूमेरिकल है उसको करना। क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर, आने वाले लेक्चर में इसके बारे में पूरा डिटेलिंग करूंगा, क्या क्या एरर क्रिएट होगा वाट मीटर में, ये सब के बारे में मैं बात करूंगा आपसे, ठीक है। तो ये सेकेंड टाइप का कनेक्शन भी पॉसिबल है, ये कनेक्शन नंबर 2, ठीक। तो इस टाइप के कनेक्शन को कहां यूज करेंगे और इस कनेक्शन को कहां यूज करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता चलेगा। आज अपने को यूज करना है वाट मीटर को एज ए मीटर, एज एन वोल्ट मीटर, एज एन वाट मीटर, डायनेमोमीटर को, है ना। ये हो गया, समझ में आ गया भाई कैसे कैलिब्रेट करेंगे इसको, P थीटा इज प्रोपोर्शनल टू P पे स्केल को। तो ऐसे हम लोग इसको इस टाइप का कनेक्शन करेंगे तो ये वाट मीटर की तरह बिहेव करेगा, ये हमारा डायनेमोमीटर। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहां पे। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहां पे, टू कन्वर्ट एस डायनेमोमीटर एमीटर। सेकेंड, इसको मैं रब कर रहा हूं, टू कन्वर्ट एस डायनेमोमीटर एमीटर, टू कन्वर्ट एस डायनेमोमीटर एमीटर। हेडिंग डालिए। अभी हम लोग इसको वाट मीटर की तरह कन्वर्ट किया डायनेमोमीटर को। अब मैं बोल रहा हूं टू कन्वर्ट एस, टू कन्वर्ट एस डायनेमोमीटर एमीटर। चलो अब कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब ए मीटर का मतलब आप क्या समझते हो, ए मीटर का मतलब यह है कि ए मीटर हमेशा ना लोड के सीरीज में कनेक्ट होता है। इसका मतलब इसमें दो कॉइल है, एक आपके पास फिक्स्ड कॉइल है और एक आपके पास क्या कॉइल है, मूविंग कॉइल है। यदि ये दोनों कॉइल को मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूं, या फिर आप बोल सकते हो कि मूविंग कॉइल को फिक्स्ड कॉइल के सीरीज में ही कनेक्ट कर दूं, तो ये जो मीटर है वो ए मीटर की तरह बिहेव करने लगेगा। ये डायनेमोमीटर है वो ए मीटर की तरह बिहेव करने लगेगा, है ना, मतलब ए मीटर बन जाएगा वो। तो हम लोग किसी भी डायनेमोमीटर को एज ए मीटर की तरह मुझे यूज करना है तो मैं किस टाइप का कनेक्शन करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे कौन कौन सा है, देखो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास क्या अवेलेबल है, ये मेरे पास फिक्स्ड कॉइल अवेलेबल है, ये फिक्स्ड कॉइल ऐसे बना देते हैं, ये लोड है ना, ये फिक्स्ड कॉइल हो गया, ठीक है। अब यहां से मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ले रहा हूं, ये मेरा मूविंग कॉइल और ये साथ में रेजिस्टेंस, ये देखो मैंने ऐसा बना दिया इसको, ठीक है। ये और ये क्या है, मेरे पास लोड है, ये लोड है, राइट, ये मेरे पास क्या है, लोड है। ओके, मैं इसको अभी ए मीटर की तरह कन्वर्ट कर रहा हूं कि वोल्ट मीटर की तरह,
अभी मैं इसको वोल्ट मीटर की तरह कन्वर्ट कर रहा हूं ना, क्योंकि पैरेलल में कब लगेगा लोड का वोल्ट मीटर, पैरेलल में, तो इसको चलो वोल्ट मीटर लिख लो। टू कन्वर्ट एज डायनेमोमीटर वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है। मान लो इसको हम लोग कन्वर्ट करते थर्ड। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. To convert as डायनेमोमीटर एमीटर, तो हम लोग क्या करेंगे, ये मेरे पास सीसी हो गया, ये सीसी, और ये मेरे पास लोड हो गया, और जो भी मेरे पास इसका रेजिस्टेंस वगैरह है उसको बहुत कम रखूंगा अब मैं, है ना। और ये मेरे पास हो गया पीसी, और ये जो आर एस है इसकी वैल्यू को मैं बहुत कम रखूंगा। समझ में आ गया। लोड के सीरीज में कनेक्ट होता है तो सब चीज को आप सीरीज में डाल दो, दोनों कॉइल को हम लोग किस में डाल देंगे, सीरीज में, ठीक। तो दिस इज प्लस माइनस वोल्टेज हो गया मेरा, ये करंट हो गया आई जो मैं दे रहा था। तो इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या है, इसमें फ्लो होने वाली करंट I1 है, इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या था, I2 था। तो इन दिस केस टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2, राइट। इतना क्लियर हो गया भाई। अब इसमें ध्यान से देखिए आप लोग, क्या ध्यान से देखना है आप लोगों को ये ध्यान से देखना है कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है TD, ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो क्या था फॉर्मूला बताइए मुझे, I1 I2 और क्या था बताओ, cos फाई AC के लिए, और मेरे पास था dm डिवाइडेड बाई डी थीटा, यही था कि नहीं, कितना। अब I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, तो TD इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, TD इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो बोलो ना, I स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, I स्क्वायर cos फाई dm डिवाइडेड बाई डी थीटा। अब दोनों सेम कॉइल पे फ्लो हो रहा है, दोनों करंट का वैल्यू सेम है, तो cos फाई क्या है, फाई का वैल्यू क्या आएगा, फेज डिफरेंस, दोनों तो सेम कॉइल पे, दोनों करंट तो एक ही फेज में है ना, यहां भी और यहां भी, दोनों कॉइल में जो भी करंट है कॉइल में वो करंट का वैल्यू सेम है ना, इसका मतलब दोनों सेम फेज में होगा। तो cos फाई की वैल्यू आप यदि आप फाई का 0 रख देते हो वहां पे या फिर कुछ भी रखते हो तो वो तो कांस्टेंट क्वांटिटी रोल प्ले करेगा ना। तो यहां पे हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू क्या जानते हैं ना, कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू के या के इंटू थीटा, ये हमारे पास होता है के इंटू थीटा। इन दोनों को इक्वल कर देंगे, तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो बेटा मुझे क्या मिलेगा बताओ, कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो कंट्रोलिंग टॉर्क मेरे पास कितना है, के थीटा, वेयर के थीटा इज इक्वल टू आई स्क्वायर कॉस फाई dm अपॉन डी थीटा, ये मिलेगा। तो थीटा बाकी सब कांस्टेंट, तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा आपको, करंट मिलेगा कि नहीं, ये देखो ये करंट। तो जब आप किसी डायनेमोमीटर को एमीटर के लिए यूज करोगे तो करना क्या है, सीसी और पीसी दोनों को आप सबसे पहले सीरीज में कनेक्ट कर दो, सेम करंट फ्लो होगा, और उस टॉर्क में करंट का वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो जो यहाँ पे थीटा इज डायरेक्टली थीटा का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, करंट की स्क्वायर का प्रोपोर्शनल आएगा। इसका मतलब जो स्केल यूज करोगे बेटा वो कैसा रहेगा, नॉन लीनियर स्केल, नॉन लीनियर स्केल। अब नॉन लीनियर स्केल प्रोवाइड करेगा, है ना, इसीलिए इसको हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते, ठीक है। इसलिए डायनेमोमीटर जो है वो एमीटर और वोल्ट मीटर के लिए ज्यादा प्रीफर नहीं किया जाता। डायनेमोमीटर मोस्ट पॉपुलर होता है फॉर वाट मीटर के लिए, क्योंकि वहां पे थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी आता है, वो डायरेक्ट उसको एवरेज पावर के लिए कैलिब्रेट किया जा सकता है। इसलिए वहां पे डायनेमोमीटर का यूज वाट मीटर के लिए किया जाता है, क्योंकि स्केल को कैलिब्रेट करना फॉर लीनियर वहां पे कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता।
यहाँ पे थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आ रहा है, दैट मींस स्केल आपका कैसा आएगा, नॉन लीनियर आएगा, तो उसके लिए कैलिब्रेट करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो नॉन लीनियर स्केल ये हो गया, ठीक, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केल। तो बात समझ में आ गया कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं डायनेमोमीटर के लिए, ठीक। और यहाँ पे हम लोग इसको मान लो डायनेमोमीटर को एमीटर के लिए, अब यहाँ पे डायनेमोमीटर को वोल्ट मीटर के लिए कैलिब्रेट करना है, तो लोड के क्रॉस पैरेलल में कनेक्ट कर दो। ये हमारा क्या है, सीसी है, ये हमारा क्या है, सीसी है, ये हमारा क्या है, पीसी है, ये पीसी। इसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा है बोलो, इसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1, और इसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I2, और टोटल करंट क्या है मेरे पास, I है, ठीक। तो I1 इज इक्वल टू I2 है, तो यहां पे क्या आया है, यहां पे आया है थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई का स्क्वायर। तो अब मुझे बताइए यहां पे जो मैं वोल्टेज दे रहा हूं, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, तो यहां पे क्या वोल्टेज दे रहा हूं मैं, इसको भी वोल्टेज दे रहा हूं ना, तो दिस वोल्टेज विल बी इक्वल टू द ड्रॉप अक्रॉस दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट के क्रॉस ड्रॉप के इक्वल होगा। और यहाँ पे यहाँ का निकालू मैं, यहाँ का निकालू, है ना, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, RS है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ के करंट को इंपेडेंस के टर्म में लिख सकता हूँ, बट इंपेडेंस की वैल्यू बहुत कम है, तो मैं करंट को वहां पे क्या लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू V/RS, ठीक। तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V²/RS का स्क्वायर होगा कि नहीं, और ये सब किस में चला जाएगा, RS तो कांस्टेंट है, तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V²। तो इस तरीके से मैं इसको वोल्ट मीटर के लिए भी लिख सकता हूं, वोल्ट मीटर के लिए भी कैलिब्रेट कर सकता हूं। यहां भी आपको स्केल कैसा मिलेगा, नॉन लीनियर स्केल मिलेगा, जैसा ए मीटर का स्केल मिल रहा था वैसे। हाँ, अब देखो डायनेमोमीटर को कैसे मैंने वाट मीटर की तरह यूज किया, तो पहला आपको कोई पूछता है इसमें कुछ भी एग्जाम में कि डायनेमोमीटर को जब वाट मीटर की तरह यूज कैसे करेंगे, तो आप बता देना कि इसका जो पीसी होता है, दैट मीन्स, या सीसी होता है, सीसी हमेशा लोड के सीरीज में कनेक्ट होगा, और जो पीसी होगा वो एक क्रॉस दी लोड या एक क्रॉस दी सप्लाई कनेक्ट होगा, दो तरीके से कनेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है, ऐसा बता देना। और इसको आप यूज करना चाहोगे एम मीटर की तरह, तो ये दोनों सीसी और पीसी सीरीज में कनेक्टेड होंगे, और इसको आप यूज करना चाहोगे डायनेमोमीटर को आप वोल्ट मीटर की तरह, तो इसमें सीसी और पीसी सीरीज में होगा, बट सीसी और पीसी जो है वो कहां पे कनेक्ट होगा, लोड के पैरेलल या सप्लाई के पैरेलल में कनेक्ट होगा। बट यहां पे भी सीरीज था, लेकिन ये लोड के साथ सीरीज में था, यहां पे लोड के साथ में पैरेलल में होगा, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो वहां पे क्लियरली आपको बताना पड़ेगा आप कैसे डायनेमोमीटर को यूज करोगे, एज ए मीटर, एज एन वोल्ट मीटर, एज एन वाट मीटर। तो ये बेसिक है आपका, इतना बेसिक हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो डायनेमोमीटर का एक एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा आपके लिए, ठीक है। सारा क्वेश्चन मैं कराऊंगा जितना आपके एग्जाम में आया है, यहां तक कि मैं गेट वगैरह का भी एक दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, अच्छा क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट को बनाने में हेल्प करेगी, राइट। तो ये सब क्लियर हो गया भाई। डायनेमोमीटर को आप केवल टॉर्क इक्वेशंस को जान लो, स्प्रिंग कंट्रोल को जान लो, इसमें डैम्पिंग टॉर्क का इक्वेशन क्या आता है वो जान लो, और इसमें आपका डैम्पिंग टॉर्क के लिए क्या अप्लाई किया जाता है वो जान लो, बस इतना इनफ नहीं होता। इसके अलावा ना इसमें और बहुत कुछ की नीड होती है, जैसे इसमें शिल्डिंग प्रोवाइड किया जाता है, इसमें किस टाइप का मतलब टॉर्क टू वेट रेशियो कैसा होता है, ये सब के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। सेंसिटिविटी ज्यादा होता है कि कम होता है वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसकी सेंसिटिविटी कम होता है क्योंकि टॉर्क टू वेट रेशियो क्या होता है, लो होता है ना, क्यों, क्योंकि इसका वेट जो है मूविंग कॉइल का जो मूव कर रहा हो बीच में, मतलब पोटेंशियल कॉइल का, ठीक है, उसकी वेट ज्यादा होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस रखा जाता है, तो रेजिस्टेंस का जो लार्ज रेजिस्टेंस रखने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहेगा, इसका मतलब वहां पे वेट ज्यादा होगा, वेट ज्यादा होगा तो टॉर्क टू वेट रेशियो कम होगा, टॉर्क टू वेट रेशियो कम होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका एक्यूरेसी जो है, सेंसिटिविटी कम हो जाएगा, एक्यूरेसी कम हो जाएगा, एरर बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये थोड़ा कम सेंसिटिव होता है एज कंपैरिजन टू डायनेमोमीटर। दूसरी बात, इसमें शिल्डिंग की नीड होती है ना, शिल्डिंग की नीड होती है, क्यों, क्योंकि इसमें स्ट्रेमैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इसका जो खुद का मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत वीक होता है, 0.001 टेस्ला से 0.006 टेस्ला होता है, जबकि पीएमएमसी का जो पीएमएमसी का मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हुआ करता था 1 टेस्ला के आसपास, है ना, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो वहां पे कोई शिल्डिंग की नीड नहीं होती थी, वहां पे कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक इफेक्ट का कोई वहां पे इफेक्ट नहीं पड़ता था।
और इसीलिए वहां पे हम लोग एडी करंट डैम्पिंग यूज करते थे और इसमें हम लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं। तो ये सारे ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात, वहां पे जो कोर यूज होता था वो आपका कैसा कोर था? कोर यूज होता था वहां पे, वो आपका कैसा था कि आयरन का कोर था, जिसमें एक ऊपर में एल्यूमिनियम का क्या यूज करते थे आप? उसमें एक फॉर्मर यूज करते थे, उसके ऊपर में कॉपर का कॉइल यूज करते थे। ठीक है, इतना सारा चीज वहां पे लगा रहता था। यहाँ पे आप एयर कोर यूज करते हो, इसका मतलब इसमें एडी और हिस्टेरिसिस इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें हैं, कॉमन चीजें हैं, कुछ डिफरेंस है, वो सब चीज आपको समझ में आना चाहिए कि डायनेमोमीटर में क्या कॉमन है, पीएमएमसी से क्या डिफरेंस है, पीएमएमसी से, ये सब आप पॉइंट आउट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया डायनेमोमीटर, जो आपके आरएमएस वैल्यू के लिए, मान लो इसको हम लोग पावर का है तो एवरेज वैल्यू ऑफ पावर, या करंट है तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ये सब के लिए कैलिब्रेट किया जाता है। वोल्टेज है तो आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मतलब ये आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है, दैट्स इट। ठीक है, नॉन लीनियर स्केल होता है, इसका जो स्केल होता है वो कैसा होता है? नॉन लीनियर स्केल होता है। तो ये सब चीज को ना आप याद कीजिए बार बार। समझ में आ गया? अब चलिए हम लोग देखते हैं इस टॉपिक में क्या क्या न्यूमेरिकल आए हैं और क्या क्या न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं, पूरा यहाँ पे हम लोग देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, देखो प्रॉब्लम नंबर 1, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ 25 एम्पियर इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर एमीटर changes uniformly at a rate of 0.035 microhenry per degree. The torsion constant of the controlling spring is 10 to the power minus 6 Newton meter per degree. Determine the angular deflection for full scale deflection. Right? इस पे आपको एंगुलर डिफ्लेक्शन निकालना है। तो हम लोग को क्या पता है, सबसे पहले ना आप एक काम करो, गिवन लिख लो अभी फिलहाल, डायरेक्टली आप फॉर्मूला मत मारो, स्टार्टिंग है तो गिवन, सबसे पहले गिवन में आपको पता चलेगा कि क्या क्या गिवन है। तो 25 एम्पियर करंट गिवन है, ओके, I इज इक्वल टू 25 एम्पियर, ये हो गया। सेकेंड क्या गिवन है देखो, और इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर एमीटर चेंजेस यूनिफॉर्मली एट रेट ऑफ, इस रेट से चेंज हो रहा है, क्या का वैल्यू है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है इस रेट से चेंज हो रहा है, तो dm बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0.0035 माइक्रोहेनरी, माइक्रोहेनरी को लिख देता हूं 10 टू द पावर माइनस 6 हेनरी पर डिग्री, ये राइट। The torsion constant of the controlling spring is, the torsion constant of the controlling spring, the spring constant, इसका मतलब कितना गिवन है? 10 to the power minus 6 न्यूटन मीटर पर डिग्री, ये इतना डिग्री आपको गिवन है स्प्रिंग कांस्टेंट। डिटरमाइन द एंगुलर डिफ्लेक्शन, क्या डिटरमाइन करना है आपको? डिटरमाइन करना है एंगुलर डिफ्लेक्शन, थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। ये रहा 4 ऑप्शन, डिग्री में आपको निकालना है थीटा का वैल्यू। इतनी बात क्लियर? तो चलो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो इधर। थीटा का वैल्यू मुझे निकालना है, यहां से देखिए आप लोग थीटा का वैल्यू कैसे आएगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है I1 I2 cos फाई, I1 I2 cos फाई, ठीक है। और आप क्या पढ़े हो? dm बाई डी थीटा, dm बाई डी थीटा, यही पढ़े हो। बट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 25 एम्पियर इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर एमीटर, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर एमीटर, ये पढ़े हो ना आप, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर एमीटर चेंजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ इतना टॉर्सन कांस्टेंट। इसका मतलब है इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर एमीटर है तो TD इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो डायरेक्टली बताओ ना, I का स्क्वायर, और ये DC होगा, ठीक है। cos फाई वगैरह दिया नहीं है तो DC भी हो सकता है, तो I स्क्वायर dm अपॉन डी थीटा, ये होगा। एंड कंट्रोलिंग टॉर्क आप क्या पढ़े हैं? कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू, आप जानते हैं ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू थीटा। इसको हम लोग दोनों को इक्वल कर देंगे, व्हेन TC इज इक्वल टू आप TD कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा बोलो? तो ये आपको मिलेगा K थीटा इज इक्वल टू I स्क्वायर dm डिवाइडेड बाई डी थीटा, ये मिलेगा। इतना क्लियर? अब यहां से आप क्या की वैल्यू पूछा गया है, थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा I का स्क्वायर dm डिवाइडेड बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई के। बस इसमें वैल्यूज को पुट करना है और आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए वैल्यू को पुट कीजिए। नाउ थीटा
तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो आई का वैल्यू मेरे पास गिवन है 25, तो ये 25 इंटू 25 625 आप कर सकते हो, इनटू डी एम बाई डी थीटा, ये कितना गिवन है, डी एम बाई डी थीटा ये गिवन है आपके पास 0.0035 इंटू 10⁻⁻6 और ये है आपका हेनरी पर डिग्री में। मैं इसको रब कर देता हूं, थोड़ा आप लिख लेना, हेनरी पर डिग्री, हेनरी पर डिग्री ये हो गया, डिवाइडेड बाई क्या का डिवीजन था, के का, तो के का वैल्यू मेरे पास है 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर पर डिग्री, ये हो गया। अब मुझे ये बताइए कि डिग्री से डिग्री मेरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 10⁻⁻6 कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा का वैल्यू यहां पे निकालेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू आएगा 625 हो गया इंटू 0.035। ये अभी किस में आ रहा है, डिग्री में आ रहा है क्या आंसर, नहीं, हेनरी पर न्यूटन मीटर में आ रहा है, बट थीटा जो है ना डिग्री में होना चाहिए। तो डिग्री में लाने के लिए आपको इसको क्या करना है, डिग्री में लाना है। देखो अभी डिग्री तो कट जा रहा है ना, अभी आपको डिग्री में लाना है, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई से, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 125 डिग्री के आसपास आएगा, 125.33 डिग्री के आसपास समथिंग इसका आंसर आएगा। चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चेक करेंगे आप लोग आंसर को, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। मैं भी देख लेता हूं। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे आपका करेक्ट हो रहा है। समझ में आ गई बात, ठीक है, कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला बेस्ड है, ऐसे क्वेश्चन आते रहता है, तो डायरेक्ट आप इसको याद रखेंगे यहां से। ये टी डी इक्वल टू, इसको भी लिखने की नीड नहीं है, डायरेक्ट थीटा का वैल्यू के टर्म में आप लिख देना फॉर्मूला को, कि आप जानते हो ना थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, I1 I2 cos फाई dm d थीटा डिवाइडेड बाई के, ये आप जानते हो। क्लियर हो गए भाई, यहां पे डायरेक्ट पुट करो और आंसर लाओ, जो भी आंसर आएगा उसको डिग्री में आप चेंज कर देना, फिर आपका आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं यहां पे देख रहा हूं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 2, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है ना। तो चलिए यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 2 मैंने लिया है, आप देख सकते हैं प्रॉब्लम नंबर 2, इसमें बोला है कि क्या क्या गिवन है, लिखते जाते हैं यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग। 10 एम्पियर इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर इज कंट्रोल्ड बाई, क्या दिया है गिवन, देखो सबसे पहले इसमें गिवन फर्स्ट 10 एम्पियर करंट का वैल्यू दे दिया है आपको 10 एम्पियर, राइट। 10 एम्पियर इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर इज कंट्रोल्ड बाई स्प्रिंग हैविंग अ टॉर्सन कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दे चुका है, दिया है k इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर पर डिग्री, राइट। ये स्प्रिंग कांस्टेंट आपको गिवन है। क्लियर हो गया। द फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 110 डिग्री, फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना दिया है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 110 डिग्री। डिटरमाइन द इंडक्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट व्हेन मेजरिंग अ 10 एम्पियर, जब 10 एम्पियर को उसको मेजर किया जाता है तो आपको क्या निकालना है, इंडक्टेंस की वैल्यू निकालना है। द म्यूचुअल इंडक्टेंस एट 0 डिग्री डिफ्लेक्शन, 0 डिग्री डिफ्लेक्शन इज 2 माइक्रो हेनरी, 0 डिग्री पे दिया हुआ है इंडक्टेंस का वैल्यू 2 माइक्रो हेनरी, है ना। एंड द चेंज इन म्यूचुअल इंडक्टेंस इज लीनियर, ठीक है, एज द डिफ्लेक्शन, मतलब आपको कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन द इंडक्टेंस, इंडक्टेंस आपको बताना है किसमें, यहाँ पे माइक्रो हेनरी में बताना है, कब के लिए, फुल स्केल डिफ्लेक्शन 110 डिग्री पे। 0 डिग्री डिफ्लेक्शन पे ना, 0 डिग्री डिफ्लेक्शन पे आपके पास इंडक्टेंस का वैल्यू कितना है, इंडक्टेंस का वैल्यू आपके पास 2 माइक्रो हेनरी है। तो 110 डिग्री डिफ्लेक्शन पे, 110 डिफ्लेक्शन पे आपको क्या निकालना है, इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये आपको करना है। क्लियर। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग देखेंगे, तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा फॉर डीसी, पावर फैक्टर वगैरह मेंशन नहीं किया है, तो डीसी ही होगा, तो ये होगा आई का स्क्वायर डीएम बाई डी थीटा, ये होगा, राइट।
एंड कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू मेरे पास होता है के इंटू थीटा। ठीक, ये हो गया कंट्रोलिंग टॉर्क, टीसी इज इक्वल टू के इंटू थीटा, मेरे पास ये हो गया कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है, अब मान लो मैं इसको इक्वल करता हूं, के थीटा इज इक्वल टू आई स्क्वायर डी एम अपॉन डी थीटा। तो के थीटा इज इक्वल टू मेरे को क्या मिल रहा है, ये इतनी वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और रीड करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन देख लो आप ध्यान से। हाँ, इसमें आपको कितने पे निकालना है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल है। ठीक है, टी डी इज इक्वल टू आई स्क्वायर डी एम बाई डी थीटा। ठीक, तो डी एम बाई डी थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकाल लीजिए आप, डी एम बाई डी थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आएगा, टी डी बाई डी एम बाई डी थीटा मान लो मैं निकालता हूँ यहाँ से, तो टी डी बाई आई स्क्वायर आएगा, टी डी बाई आई स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद चेंज इन अपने को इंडक्टेंस निकालना है, चेंज इन यहाँ पे इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आपको निकालना है। ये इंडक्टेंस नहीं होगा आपका, यही आपके पास एम है ना, इसमें इंडक्टेंस की बात नहीं करता, म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करता है। तो डी एम बाई डी थीटा हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, फिर यहाँ से डी एम की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, डी एम की वैल्यू निकल जाएगा तो उसी में हम लोग बताएंगे कि मतलब अभी कितना उसमें चेंजेस आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की फॉर्मूला से डी एम बाई डी थीटा निकाल लेते हैं। डी एम बाई डी थीटा निकालेंगे कितना आएगा, चेक करो, डी एम डिवाइडेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, टी डी डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर, और टी डी का वैल्यू दिया है क्या इसमें, टी डी डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर। ठीक, अब चेक करो इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दिया है क्या, न्यूटन मीटर पर डिग्री 0.1, हाँ 10 एम्पियर इलेक्ट्रोड, इसमें कुछ हम लोग मिसिंग है क्या, कुछ डाटा, एक मिनट में मिला लेता हूं। हाँ, तो टीडी को हम लोग कैसे निकालेंगे यहाँ पे, हाँ टीडी इज इक्वल टू हमारा होता है, टीडी इज इक्वल टू टीसी, एंड टीसी इज इक्वल टू होता है स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू थीटा। तो टीडी इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, के इंटू थीटा यहाँ पे रख सकता हूँ। के का वैल्यू मेरे को इस क्वेश्चन में गिवन है, के का वैल्यू मेरे पास है स्प्रिंग कांस्टेंट 0.1 इंटू 10 टू द पावर -6, और डिफ्लेक्शन मेरे को कितना गिवन है बताओ, हाँ कितना डिग्री पे मुझे निकालना है, 110 डिग्री पे इंटू 110 डिग्री। तो टी डी इज इक्वल टू कितना आ गया, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व कीजिए तो 11 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, 11.1 इंटू 10 टू द पावर -6 टीडी न्यूटन मीटर, ये आ गया आपका टीडी, राइट, ये टीडी आ गया। डी एम बाई डी थीटा यहाँ पे आप टीडी का वैल्यू रख दीजिए तो 11.1 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन मीटर, और करंट का वैल्यू मुझे पता है 10 एम्पियर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो इसको हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू मेरे पास वैल्यू है ऑलरेडी, ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे को मिल गया 0.11 माइक्रो हेनरी पर रेडियन, माइक्रो हेनरी पर रेडियन, इसकी वैल्यू माइक्रो हेनरी मुझे रेडियन में मिल गया है 11 माइक्रो हेनरी पर रेडियन, डी एम बाई डी थीटा। तो चेंज इन इंडक्टेंस डी एम इज इक्वल टू 0.111 माइक्रो हेनरी 10 टू द पावर -6 हेनरी पर रेडियन इनटू डी थीटा। थीटा मेरे पास कितना है, 110 पे निकालना है, तो 110 ये डिग्री हो गया, ये डिग्री हो गया, तो यहाँ पे रेडियन है ना, और ये आपका किस में रहेगा, हेनरी में आना चाहिए, रेडियन, ये डिग्री। अब क्या करें, इसका रेडियन और डिग्री है तो रेडियन है और डिग्री है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 0.11 10 टू द पावर -6 110 पाई बाई 180, तो ये हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 180। तो यहाँ पे देखिए अब ये आपके पास डिग्री, ये आपके पास डिग्री, ये रेडियन है ना, तो डिग्री रेडियन कट जाएगा तो हेनरी में आएगा ये, तो कुल मिला के अपने को क्या करना है, डीएम का वैल्यू हमें निकालना है, तो 0.111
इंटू 110 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी में यहाँ पे आ जाएगा डीएम का वैल्यू। तो डीएम का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास डाटा आएगा डीएम का वैल्यू वो 0 कैलकुलेशनल है, इसलिए मैं यहाँ पे डाटा को बार बार देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, इसलिए। ठीक है, तो 0.213 माइक्रो हेनरी आपके पास डीएम आ गया। ठीक है, डीएम आ गया कितना आ गया 213 माइक्रो हेनरी। तो पहले तो 0 डिग्री पे, यहां पे समझो 0 डिग्री डिफ्लेक्शन पे, 0 डिग्री डिफ्लेक्शन पे इंडक्टेंस की वैल्यू कितना था, इतना था, है ना। अब जब मैंने यहाँ पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन कर दिया, उसको 110 हो गया, तो मेरा वहां पे जो पूछा है यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब डीएम का वैल्यू कितना डिग्री पे, 110 डिग्री पे, इतना आ गया। तो इंक्रीज कितना का हो गया, तो 2 माइक्रो हेनरी तो पहले था ही मेरे पास, और जब मैंने उसको डिफ्लेक्शन को बढ़ाया 0 डिग्री पे 2 माइक्रो हेनरी, तो मेरा वहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस रहा होगा, है ना कुछ तो म्यूचुअल इंडक्टेंस रहा होगा दोनों के बीच में। तो 0 डिग्री डिफ्लेक्शन पे म्यूचुअल इंडक्टेंस मेरे पास कितना था बताओ, 0 डिग्री पे मेरे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 माइक्रो हेनरी था। अब जब मैं उसको फुल स्केल डिफ्लेक्ट करा दिया तो म्यूचुअल इंडक्टेंस मेरा चेंज होगा, क्योंकि डीएम बाई डी थीटा डिफ्लेक्शन चेंज होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज होगा। तो 110 डिग्री मैंने वहां पे उसको डिफ्लेक्ट कराया, तो मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस अब कितना होगा यही पूछा था। तो अब आप क्या करेंगे, 2 माइक्रो हेनरी ये हो गया, और इंक्रीमेंट कितना हो गया 110 डिग्री पे 0.213 माइक्रो हेनरी। तो टोटल आएगा कितना 2.213 माइक्रो हेनरी मेरा क्या होगा, आंसर होगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इतना इंक्रीज हुआ, बात समझ में आया। तो इसमें दिया क्या था आपको कि 10 एम्पियर का एक करंट दिया था, देखो एक बार और समझो आप लोग, 10 एम्पियर का करंट दिया था, इज कंट्रोल्ड बाय स्प्रिंग हैविंग टॉर्सन, स्प्रिंग कांस्टेंट इतना दे दिया था। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन इसका 110 डिग्री है, ठीक है। डिटरमाइन द इंडक्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट व्हेन द मेजरिंग ऑफ करंट 10 एम्पियर, 10 एम्पियर के लिए डिफ्लेक्शन क्या निकालना है, इंडक्टेंस निकालना है। द म्यूचुअल इंडक्टेंस 0 डिग्री डिफ्लेक्शन पे कितना दे दिया है, 2 माइक्रो हेनरी दे दिया, 0 डिग्री पे 2 माइक्रो हेनरी है, एंड द चेंज इन म्यूचुअल इंडक्शन इज लीनियर। सो 0 डिग्री पे 2 माइक्रो हेनरी है यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो बताइए भैया 110 डिग्री पे कितना होगा, है ना, 110 डिग्री पे कितना होगा यही पूछा है ना। मतलब आपको क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन टॉर्क इज इक्वल टू आई स्क्वायर डीएम बाई डी थीटा, ये हो गया। और डिफ्लेक्शन टॉर्क को मैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को मैं क्या लिख सकता हूं, के इंटू थीटा लिख सकता हूं, के इंटू थीटा लिख सकता हूं यहां पे, ठीक है। अब देखो के इंटू थीटा इसको लिख दिया मैं यहां पे, टीडी इज इक्वल टू के इंटू थीटा, राइट। तो यहां से ना क्या निकाल सकता हूं मैं, यहां से आप लिखेंगे तो आपको के का वैल्यू पता है, अब डी थीटा, थीटा का वैल्यू हम लोग रिप्लेस किए थे यहां पे, देखो स्प्रिंग कांस्टेंट जब लगाए थे तो यहां पे थीटा का वैल्यू हम लोग रिप्लेस किए थे स्टार्टिंग में, के इंटू थीटा, थीटा का वैल्यू कितना दिया है, के का वैल्यू इसमें दे दिया था आपको 0.1 इंटू 10⁻⁻6 और थीटा का दे दिया था 10 डिग्री, आई का वैल्यू आपको दे दिया था कितना 10 एम्पियर, तो 100 हो गया। और डीएम बाई डी थीटा आप निकाल लीजिए, डीएम बाई डी थीटा आप निकाल लीजिए, राइट। तो यहां से आप डीएम बाई डी थीटा निकालेंगे, डीएम बाई डी थीटा, तो आपको मिलेगा 0.1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 110 डिग्री डिवाइडेड बाई 100, राइट, ये हो गया, ये क्लियर। इसको सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू आएगा, क्या वैल्यू आएगा यहां से चेक कर लीजिए आप खुद, है ना। यहां से एक वैल्यू आएगा, यही वैल्यू है लगभग, ये है ना, इसी का वैल्यू आ गया, ये 0.111 माइक्रो हेनरी पर रेडियन, ये डीएम बाई डी थीटा का वैल्यू आ गया। अब यहां से आप डीएम की वैल्यू निकालेंगे, डीएम, तो यहां पे क्या हो जाएगा 0.111 माइक्रो हेनरी 10⁻⁻6 हेनरी पर रेडियन है, उसमें आप डी थीटा का मल्टीप्लाई करोगे, 110 का मल्टीप्लाई करोगे,
और इसको पाई बाई 180 कर दोगे, आप सिंपली इसको चेंज कर लोगे हेनरी में, माइक्रो हेनरी में, हेनरी में आएगा आंसर, फिर उसको माइक्रो हेनरी में आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको करना था। थोड़ा सा इसमें घुमाया था क्वेश्चन, थोड़ा सा वर्डिंग में आपका, तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन हो रहा था और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा था, कर सकते हो, ऐसे एग्जाम में आपको पूछ सकता था। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे है, लेकिन आपको बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग यहाँ पे। अब डायनेमोमीटर का जितना भी आपका वहां पे कॉन्सेप्ट है वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।